वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में पिछले वीडियो में हम लोगों ने विजयनगर नाम के जो कि कर्नाटक के दक्कन क्षेत्र में पड़ता था, तो वहां के हमने एक बहुत बड़े साम्राज्य को समाप्त किया जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। और उसके अंतर्गत हमने चार बड़े राजवंशों को देखा, संगम राजवंश, सुलुभ राजवंश, तुलुभ राजवंश और फिर अराविडु राजवंश। और इन चारों राजवंशों में वेंकट द्वितीय और श्री कृष्ण देव राय जो कि दो महान शासक हुए, इन्हें भी हमने देख लिया। और उसके बाद विजयनगर के शासन प्रशासन, धर्म, शिक्षा, साहित्य, कला, इन सभी चीजों को भी हमने पूरा विस्तृत रूप से समाप्त किया। और उसके बाद एक और बड़ा साम्राज्य था, लेकिन विजयनगर की तरह नहीं, लेकिन उसका परम शत्रु था जो कि सल्तनत के नाम से जाना जाता था, जिसे बहमनी साम्राज्य कहा जाता था। और इसे हसन गंगू के स्थापक के नाम से भी जाना जाता है। हसन गंगू, इससे प्रश्न बार बार आते रहते हैं। हालांकि प्रश्न इससे विजयनगर की तरह कम आते हैं, लेकिन प्रश्न आते हैं। तो बहमनी साम्राज्य में हसन गंगू जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू या फिर जफर खां, ये सभी उपाधियां थी हसन गंगू की। तो चलिए हम लोग उसी को शुरुआत करते हैं, इस बहमनी साम्राज्य को, और इसे हम लोग पूरा डिटेल में समाप्त करेंगे। तो 13 बहमनी साम्राज्य, यह भी दक्कन के इलाके का साम्राज्य था। जिस तरह विजयनगर कर्नाटक के दक्कन का क्षेत्र था जिसकी राजधानी हम्पी, और वर्तमान में उसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है हम्पी को, जो कि राजधानी हुआ करती थी विजयनगर साम्राज्य की। तो बहमनी साम्राज्य 1347 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक दक्कन का एक इस्लामिक राज्य, जिस तरह विजयनगर एक पूरी तरह से हिंदू राज्य था और वह कहा जाता है कि सबसे बड़ा हिंदू राज्य था और सबसे अंतिम हिंदू राज्य था भारतीय इतिहास का, ठीक उसके विपरीत यह जो बहमनी साम्राज्य था 1347 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी तक दक्कन का एक इस्लामिक राज्य रहा, अर्थात यह मुसलमान राज्य था। इसकी स्थापना 3 अगस्त 1347 ईस्वी को तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा हुआ। कब? जब दक्कन के अफगान सरदारों के द्वारा दौलताबाद किले पर अधिकार के बाद। तो 3 अगस्त 1347 ईस्वी को तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने अफगान सरदारों की मदद से दौलताबाद के किले पर अधिकार कर लिया, जो कि दक्कन के क्षेत्र में कर्नाटक के इलाके में पड़ता है। तो उसके बाद 3 अगस्त 1347 ईस्वी को इस बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। याद रखेंगे 3 अगस्त 1347 ईस्वी को किसके द्वारा? तो तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। इसका प्रतिद्वंदी साम्राज्य था विजयनगर। तो बहमनी साम्राज्य का जो प्रतिद्वंदी था, अर्थात सबसे बड़ा दुश्मन था, वह विजयनगर था और बार बार विजयनगर के साथ इसका टकराव होते रहता था। हमने विजयनगर साम्राज्य में इसे देखा भी है, और खास करके दोनों तरफ से तोपचियों का प्रयोग होता था, अर्थात तोपखानों का प्रयोग होता था, तोप और गोला बारूद का प्रयोग होता था। इसका विघटन 1518 ईस्वी में हो गया, अर्थात 4 हिस्सों में यह बट गया, 5 हिस्सों में बट गया। कौन कौन? तो गोलकुंडा, बीदर, बरार, बीजापुर और अहमदनगर, पांचों सम्मिलित रूप से दक्कन सल्तनत के नाम से विख्यात हैं। तो 1518 ईस्वी में इस बहमनी साम्राज्य का विघटन, अर्थात यह 5 भागों में टूट गया। गोलकुंडा, बीदर, बरार,
बीजापुर और अहमदनगर। और ये पांचों जो थे एक साथ दक्कन सल्तनत के नाम से विख्यात हुए। बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में अमीराने सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप हुआ। तो यह जो दौलताबाद किले पर अधिकार हुआ, यह किसके विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो अमीराने सादाह के विरुद्ध। यह भी पूछा जाता है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। यह भी पूछा जाता है किस वंश का शासन था? तो तुगलक वंश का शासन था, याद रखेंगे। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में अमीराने सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप हुआ था। दक्कन के सरदारों के द्वारा दौलताबाद किले पर अधिकार के बाद इस्माइल अफगान को नसीरुद्दीन शाह के नाम से दक्कन का राजा घोषित किया गया। पर इस्माइल बूढ़ा और आराम तलबी होने के कारण इस पद के लिए अयोग्य साबित हुआ। तो दक्कन के सरदारों ने जैसे ही अमीराने सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप इस दौलताबाद के किले पर कब्जा किया, तो इस किले पर कब्जा करने के बाद उन्होंने इस्माइल अफगान को, जो कि नसीरुद्दीन शाह के नाम से दक्कन का राजा घोषित किया, तो इस्माइल अफगान को नसीरुद्दीन शाह के नाम से उन दक्कन के सरदारों ने दौलताबाद किले में उसे दक्कन का राजा घोषित किया। लेकिन इस्माइल जो था वह बूढ़ा और आराम तलबी था, तो इसी कारण उस पद के लिए उसे अयोग्य साबित किया गया। वह उस पद के लिए अयोग्य था, तो उसे हटा दिया गया। वास्तव में उसका कोई रोल ही नहीं था, बनाया गया, लेकिन देखा गया कि यह काफी बूढ़ा है और आराम तलबी है, तो उसने कुछ किया नहीं और उस सरदारों ने उसे उस पद से अयोग्य मानते हुए उसे उस पद से हटा दिया। तो दक्कन के सरदारों के द्वारा दौलताबाद किले पर अधिकार के बाद इस्माइल अफगान को नसीरुद्दीन शाह के नाम से दक्कन का राजा घोषित किया गया। पर इस्माइल बूढ़ा और आराम तलबी होने के कारण इस पद के लिए अयोग्य साबित हुआ, अर्थात वह इस पद के योग्य नहीं था, इस कारण उसे हटा दिया गया। नसीरुद्दीन शाह के स्थान पर एक अधिक योग्य नेता जिसका नाम था हसन गंगू, जिसे एक उपाधि धारण मिली थी जफर खान, यही वास्तविक दक्कन का सम्राट बना। तो नसीरुद्दीन शाह के स्थान पर एक उससे अधिक योग्य नेता जिसका नाम था हसन गंगू, उसने जफर खान की उपाधि धारण करके वास्तविक दक्कन सम्राट को प्राप्त किया, वही वास्तविक दक्कन सम्राट बना। तो नसीरुद्दीन शाह की जगह यही हसन गंगू जो था वह इस बहमनी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बना। तो नसीरुद्दीन शाह के स्थान पर एक अधिक योग्य नेता जिसने जफर खान की उपाधि धारण की थी, उपाधि क्या थी उसकी? तो जफर खान, तो वह वास्तविक दक्कन सम्राट बना, सुल्तान बना, और इसने ही इस बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। हसन गंगू को तुर्क सरदारों के द्वारा 3 अगस्त 1347 ईस्वी को अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सुल्तान की घोषणा की गई। तो तुर्की के अफगान सरदारों ने इस हसन गंगू को 3 अगस्त 1347 ईस्वी को अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सुल्तान की घोषणा की, और इसी अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ और इसने स्थापना की इस बहमनी साम्राज्य की। तो याद रखेंगे इसे। हसन गंगू के द्वारा स्वयं को ईरान के इस्फंदियार के वीर पुत्र बहमन शाह के वंशज की घोषणा
जबकि फरिश्ता के अनुसार हसन गंगू प्रारंभ में एक ब्राह्मण गंगू का क्या था, तो नौकर था। तो हसन गंगू ने स्वयं को क्या कहा, स्वयं को ईरान के इस्फंदियार के वीर पुत्र बहमन शाह की वंशज बताया। तो इस हसन गंगू ने अपने आप को क्या बताया कि वह ईरान के इस्फंदियार के वीर पुत्र बहमन शाह का वंशज है। वह अपने आप को बताया, किसने, तो हसन गंगू ने। लेकिन फरिश्ता ने कहा कि हसन गंगू प्रारंभ में एक ब्राह्मण गंगू का क्या था, तो नौकर था। ब्राह्मण गंगू के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु शासक बनने के बाद हसन गंगू के द्वारा बहमन शाह की उपाधि, तो जब इसी ब्राह्मण गंगू के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए शासक बनने के बाद इस हसन गंगू ने अपने आप को सुल्तान बहमन शाह की उपाधि धारण करवाई और तुर्क अफगानों ने इसे अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से ही गद्दी पर बैठाया। तो हसन ब्राह्मण गंगू के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु शासक बनने के बाद हसन गंगू के द्वारा अपने आप को बहमन शाह की उपाधि प्राप्त की गई। हसन गंगू के द्वारा गुलबर्गा को राजधानी निर्माण कर उसका नाम अहसनाबाद के रूप में परिवर्तन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1000 बार यह प्रश्न पूछा गया है कि गुलबर्गा की स्थापना किसने की, उसे राजधानी किसने बनाया, तो इसी हसन गंगू ने या अलाउद्दीन बहमन शाह ने या फिर जफर खान ने, जो कि गंगू नामक एक ब्राह्मण का क्या था, तो यह शिष्य था। तो हसन गंगू ने गुलबर्गा को राजधानी निर्माण करके उसका नाम क्या रख दिया, तो अहसनाबाद रखा। तो हसन गंगू ने गुलबर्गा को राजधानी बनाया और उसका नाम परिवर्तित करके अहसनाबाद कर दिया, अहसनाबाद। हसन गंगू के द्वारा अहसनाबाद साम्राज्य का विघटन 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और फिर बीदर, और बाद में यही गुलबर्गा और दौलताबाद बीजापुर और अहमदनगर के नाम से विख्यात हो जाएंगे। तो हसन गंगू के द्वारा अहसनाबाद साम्राज्य का विघटन अर्थात अहसनाबाद साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया गया, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और फिर बीदर। हसन गंगू की मृत्यु 4 फरवरी 1358 ईस्वी को हुई। तो हसन गंगू की मृत्यु कब हुई, तो 4 फरवरी 1358 ईस्वी को। हसन गंगू के उपरांत अगला जो सुल्तान बना वह मोहम्मद शाह प्रथम था, जो 1358 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक शासक रहा, इस बहमनी साम्राज्य का सुल्तान रहा, जिसके द्वारा सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया गया। तो याद रखेंगे कि मोहम्मद शाह हसन गंगू के बाद अगला जो सुल्तान बना बहमनी साम्राज्य का, उसका नाम था मोहम्मद शाह प्रथम या मोहम्मद शाह प्रथम बहमनी। तो बहमनी हम लोग जोड़ देते हैं क्योंकि यह बहमनी साम्राज्य का सुल्तान था, जिसका शासनकाल 1358 से 1375 ईस्वी तक रहा और इसने सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था, बहुत ही वीवीआई है। तो पूछा जाता है कि सबसे पहले बारूद का प्रयोग करने वाला सुल्तान कौन था, तो यही हसन गंगू था, जिसके मोहम्मद शाह प्रथम था, याद रखेंगे। तो मोहम्मद शाह प्रथम पहला सुल्तान था जिसने पहली बार बारूद का प्रयोग किया। मोहम्मद शाह प्रथम या मोहम्मद शाह बहमनी प्रथम का अधिकांश समय दक्षिण के विजयनगर और उत्तर के वारंगल के काकतीय वंशों से युद्ध में व्यतीत होता था। तो मोहम्मद शाह प्रथम या मोहम्मद शाह बहमनी प्रथम, इसके शासन का अधिकांश समय दक्षिण के विजयनगर
और उत्तर के वारंगल के काकतीय वंशों के साथ युद्ध में ही बीतता था। तो यह मुहम्मद शाह प्रथम अपना अधिकांश समय दक्षिण के विजयनगर और उत्तर के वारंगल के काकतीय वंशों के साथ युद्ध करते हुए बिताता था अपना अधिकांश समय। मुहम्मद शाह प्रथम एक कठोर शासक और अपने सारे राज्य में चोरी डकैती लूटमार की अराजकता पर प्रतिबंध कर दिया। तो यह एक कठोर शासक था मुहम्मद शाह प्रथम, और अपने राज्य में चोरी डकैती और लूटमार की जो अराजकता फैली हुई थी उसको इसने पूरी तरह से समाप्त कर दिया, इस पर प्रतिबंध कर दिया। याद रखेंगे पूरी तरह से। मुहम्मद शाह प्रथम के द्वारा एक नई शासन व्यवस्था की शुरुआत, जिसका संचालन 8 मंत्रियों के द्वारा। तो मुहम्मद शाह प्रथम ने एक नई शासन व्यवस्था की शुरुआत की, जिसका संचालन 8 मंत्रियों के द्वारा होता था। याद रखेंगे। मुहम्मद शाह प्रथम बहमनी के द्वारा प्रांतों के वार्षिक शाही दौर की प्रथा का प्रचलन उन पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाने हेतु। तो प्रांतों पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाने के लिए मुहम्मद शाह प्रथम ने प्रांतों के वार्षिक शाही दौरे की प्रथा की शुरुआत की, अर्थात वह साल में एक बार शाही दौरा करता था, प्रांत में घूम घूम कर दौरा करता था, ताकि प्रांतों को अच्छी तरह से नियंत्रित किया जा सके। किसने? तो मुहम्मद शाह प्रथम ने। तो मुहम्मद शाह प्रथम बहमनी के द्वारा प्रांतों के वार्षिक शाही दौरे की प्रथा का प्रचलन की शुरुआत की गई, उन पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाने के लिए। इसकी मृत्यु 1375 ईस्वी में हुई। तो इस मुहम्मद शाह प्रथम बहमनी या मुहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु कब हुई? तो 1375 ईस्वी में अत्यधिक मद्यपान के कारण, अर्थात यह काफी सारा शराब पीता था। तो शराब पीने के कारण, बहुत शराब पीने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। मुहम्मद शाह प्रथम के द्वारा गुलबर्गा से राजधानी हटाकर बीदर में स्थापना और बीदर का नाम मुहम्मदाबाद कर दिया गया। कब? तो 1423 ईस्वी में। 1423 ईस्वी में मुहम्मद शाह ने गुलबर्गा से राजधानी को हटाकर बीदर में कर दिया और बीदर का नाम बदल के मुहम्मदाबाद कर दिया। कब? तो 1423 ईस्वी में। इस गुलबर्गा को राजधानी बनाया था हसन गंगू ने, या फिर जफर खान ने, या फिर अलाउद्दीन बहमन शाह ने। लेकिन इस मुहम्मद शाह प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में कर दिया और बीदर का नाम बदल कर दिया मुहम्मदाबाद। कब? तो 1423 ईस्वी में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मुहम्मद शाह प्रथम के द्वारा इस 1423 ईस्वी को बदल के कर देंगे 1374 ईस्वी में। ईस्वी में। हालांकि बीदर को बाद में और परिवर्तित किया गया, जो हम आगे देखेंगे। मुहम्मद शाह प्रथम के बाद अगला जो बहमनी शासक बनता है उसका नाम था मुजाहिद बहमनी, अर्थात केवल मुजाहिद भी कह सकते हैं। तो मुहम्मद शाह प्रथम के बाद अगला जो शासक बना, बहमनी साम्राज्य का सुल्तान बना, उसका नाम था मुजाहिद बहमनी। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह भी उसका वास्तविक नाम था। तो अलाउद्दीन मुजाहिद शाह या मुजाहिद बहमनी अगला बहमनी सुल्तान बना, जिसका शासनकाल 1375 ईस्वी से 1378 ईस्वी तक रहा, 3 साल। मुजाहिद बहमनी एक नंबर का पक्का शराबी था। इसी कारण मुजाहिद का चचेरा भाई दाऊद बहमनी
जो कि 1378 ईस्वी में शासक बना, उसके द्वारा हत्या कर पद से अपदस्थ कर स्वयं सुल्तान की घोषणा की गई। तो 1378 ईस्वी में चूंकि मुजाहिद बहमनी या मुजाहिद शाह या फिर अलाउद्दीन मुजाहिद शाह या मुजाहिद बहमनी एक पक्का शराबी था, तो इसी मद्यपान के कारण इसका एक चचेरा भाई था जिसका नाम था दाऊद प्रथम या दाऊद बहमनी, जो 1378 ईस्वी में इसकी हत्या कर देता है और हत्या करके खुद सुल्तान बन जाता है। लेकिन 1378 ईस्वी में इसकी भी हत्या हो जाती है। तो 1378 ईस्वी में दाऊद प्रथम या दाऊद बहमनी प्रथम की गुलामों के द्वारा हत्या हो जाती है। मुजाहिद शाह की बहन के द्वारा हत्या का षड्यंत्र रचा जाता है। तो 1378 ईस्वी में ही जब यह दाऊद प्रथम अपने आप को सुल्तान की घोषणा करता है, तो एक बरस के भीतर ही उसी वर्ष 1378 ईस्वी में इसकी एक बहन थी, तो उसने इसकी हत्या का षड्यंत्र रचा और उसी के षड्यंत्र के कारण इस बहमनी प्रथम मुजाहिद दाऊद प्रथम या दाऊद बहमनी प्रथम की गुलामों ने हत्या कर दी। किसके षड्यंत्र के कारण? तो इसकी बहन के षड्यंत्र के कारण। कब? 1378 ईस्वी में। दाऊद प्रथम के बाद बहमनी वंश का अगला जो सुल्तान बनता है उसका नाम था मोहम्मद शाह द्वितीय या मोहम्मद बहमनी शाह द्वितीय, मोहम्मद शाह द्वितीय बहमनी, लेकिन याद रखेंगे मोहम्मद शाह द्वितीय ही, क्योंकि ये सभी बहमनी वंश के शासक थे तो बहमनी लगा देते थे। इसका शासनकाल 1378 से 1397 ईस्वी तक रहा। तो मोहम्मद शाह द्वितीय का शासनकाल कब तक रहा? तो 1378 ईस्वी से 1397 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह द्वितीय शांति प्रिय एवं विद्या प्रेमी, इसके राज्य में कोई युद्ध नहीं। तो मोहम्मद शाह द्वितीय एक शांति प्रिय राजा था और विद्या का प्रेमी था, अर्थात यह विद्वानों का संरक्षक भी था, विद्वान था, और इसके राज्य में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। मोहम्मद शाह द्वितीय के द्वारा मस्जिदों और अनाथों हेतु निःशुल्क विद्यालय की स्थापना। तो मोहम्मद शाह द्वितीय ने कई मस्जिदों का निर्माण किया और अनाथों के लिए निःशुल्क अर्थात बिना पैसा नहीं लगने वाला विद्यालय की स्थापना किया। निःशुल्क विद्यालय की स्थापना और कई मस्जिदों की भी इसने स्थापना की। किसने? तो मोहम्मद शाह द्वितीय ने। विद्वानों का आश्रयदाता, तो मोहम्मद शाह द्वितीय विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके दरबार में कई विद्वान और कवि रहते थे। तो यह मोहम्मद शाह द्वितीय विद्वानों का आश्रयदाता था और स्वयं भी विद्या प्रेमी और विद्वान था। इसकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से 1397 ईस्वी में हुई। तो 1397 ईस्वी में प्राकृतिक कारणों से कैसे मृत्यु हुई इसके बारे में पता नहीं। तो प्राकृतिक कारणों से 1397 ईस्वी में मोहम्मद शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद अगला जो बहमनी सुल्तान बनता है वह गयासुद्दीन बहमनी था, जो 1397 ईस्वी तक ही रहा। उसी वर्ष बना और उसी वर्ष यह हत्या कर दिया गया। तो मोहम्मद शाह द्वितीय के बाद की मृत्यु के बाद अगला जो बहमनी सुल्तान बना उसका नाम था गयासुद्दीन बहमनी, जो कि 1397 ईस्वी तक ही रहा, जो मोहम्मद शाह द्वितीय का पुत्र और कुछ ही महीने तक इसका शासन काल रहा। 1397 ईस्वी में इसे अंधा करके गद्दी से उतार दिया गया। तो 1397 ईस्वी में जब मोहम्मद शाह द्वितीय की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र गयासुद्दीन बहमनी, गयासुद्दीन जो कि 1397 ईस्वी में अगला बहमनी सुल्तान बना। लेकिन उसी वर्ष कुछ महीने के बाद उसके गुलामों ने उसकी हत्या कर दी, उसे अंधा करके गद्दी से उतार दिया
और उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या के बाद 1397 ईस्वी में ही उसका छोटा भाई गयासुद्दीन बहमनी के बाद अगला सुल्तान गयासुद्दीन बहमनी का छोटा भाई जिसका नाम था शमसुद्दीन बहमनी। तो शमसुद्दीन बहमनी 1397 ईस्वी में अगला सुल्तान बना। लेकिन अब इसके भाई की तरह भी गयासुद्दीन बहमनी की तरह भी इसकी भी हत्या कर दी गई, अंधा करके इसे गद्दी से हटा दिया गया। तो इसे भी अपने भाई की तरह गद्दी से उतारकर अंधा करके आजीवन कारागार की सजा सुना दी गई। अंधा करके इसे पूरी जीवन के लिए कारागार में डाल दिया गया, कैद कर दिया गया। तो गयासुद्दीन बहमनी के बाद 1397 ईस्वी में उसका छोटा भाई शमसुद्दीन बहमनी अगला सुल्तान बना। और जिस प्रकार गयासुद्दीन बहमनी को अंधा करके गद्दी से उतार दिया गया था, उसकी हत्या कर दी गई, ठीक उसी प्रकार 1397 ईस्वी में ही इस शमसुद्दीन बहमनी को गद्दी से उतार के उसे अंधा कर दिया गया और आजीवन कारागार में डाल दिया गया। किसके द्वारा? तो उसके तुर्क गुलामों के द्वारा। तो यह तो था बहमनी साम्राज्य का प्रारंभिक इतिहास, इसके प्रारंभिक शासक। इसके बाद जो हम लोग शुरुआत करेंगे फिरोज शाह बहमनी। अगला जो शासक आएगा फिरोज शाह बहमनी या फिरोज शाह प्रथम। यहीं से इस बहमनी साम्राज्य की वास्तविक सत्ता की शुरुआत होती है। एक बहुत ही महान शासक था, वह इस साम्राज्य को बहुत ज्यादा बड़ा फैला देता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मिलेंगे हम लोग कुछ समय के बाद उस महान शासक जिसका नाम था फिरोज शाह बहमनी, ये इस या फिर फिरोज शाह प्रथम को लेकर। सो वेलकम बैक अगेन। तो चलिए एक बार फिर से इस बहमनी साम्राज्य को हम लोग कंटिन्यू करें। और अगला जो शासक था वह बहमनी साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक था जिसका नाम था ताजुद्दीन फिरोज या फिर फिरोज शाह प्रथम, जिसे फिरोज शाह बहमनी के नाम से भी जाना जाता है। तो ताजुद्दीन फिरोज याद रखेंगे। तो ताजुद्दीन फिरोज या फिर फिरोज शाह बहमनी एक ही व्यक्ति का नाम है, जो कि शमसुद्दीन था बहमनी, शमसुद्दीन बहमनी, उसी का यह पुत्र था जिसकी 1397 ईस्वी में हत्या हो जाती है। उसे अंधा करके हत्या कर दिया जाता है उसके गुलामों के द्वारा। तो उसके बाद यह फिरोज शाह बहमनी या फिर ताजुद्दीन फिरोज अगला शासक बनता है बहमनी साम्राज्य का। और यह एक महान शासक था इस बहमनी साम्राज्य का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसे। तो इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार फिरोज शाह प्रथम या फिरोज शाह बहमनी का समय बहमनी वंश का सबसे गौरवपूर्ण और प्रभावशाली शासन था। तो इतिहासकार फरिश्ता ने कहा कि फिरोज शाह प्रथम या फिरोज शाह बहमनी का जो समय था वह बहमनी साम्राज्य का सबसे गौरवपूर्ण और प्रभावशाली शासन था। याद रखेंगे, लगभग हर वर्ष पड़ोसी हिंदू राज्य पर हमला। तो लगभग हर वर्ष इसने अपने पड़ोसी हिंदू राज्य जिसका नाम क्या था? तो विजयनगर। हमने बताया था कि हर वर्ष इसने विजयनगर साम्राज्य पर क्या किया? हमला किया, जो इसका सबसे प्रतिद्वंदी था।
और यह पड़ोसी हिंदू राज्य था। तो हर वर्ष इसने अपने पड़ोसी हिंदू राज्य विजयनगर पर हमला किया। 1406 ईस्वी में विजयनगर के शासक देवराय प्रथम को परास्त कर उसकी पुत्री से एक संधि के तहत विवाह। तो 1406 ईस्वी में देवराय प्रथम का शासन था विजयनगर में। तो विजयनगर के देवराय प्रथम को परास्त करके उसने संधि कर ली देवराय प्रथम से और उसकी पुत्री से अपना विवाह कर लिया। तो 1406 ईस्वी में विजयनगर के शासक देवराय प्रथम को परास्त कर उसकी पुत्री से एक संधि के तहत इसने ताजुद्दीन फिरोज या फिरोज शाह बहमनी या फिर फिरोज शाह प्रथम ने क्या किया, तो विवाह कर लिया। 1397 ईस्वी में अपने पिता शमसुद्दीन बहमनी के बाद अगला उत्तराधिकारी, तो हमने बताया कि 1397 ईस्वी में गयासुद्दीन बहमनी और शमसुद्दीन बहमनी दोनों को अंधा करके गद्दी से हटा दिया जाता है और शमसुद्दीन बहमनी को क्या किया जाता है, तो आजीवन कारागार में डाल दिया जाता है, जबकि जो गयासुद्दीन था उसे उसकी हत्या कर दी जाती है। तो उसी शमसुद्दीन के बाद यह 1397 ईस्वी में अगला उत्तराधिकारी बनता है इस बहमनी साम्राज्य का। 1420 ईस्वी में विजयनगर से कृष्णा नदी के उत्तर बंगाल के युद्ध में बुरी तरह पराजय। उस समय वहां का शासक कौन था विजयनगर का, तो देवराय प्रथम। तो देवराय प्रथम से 1420 ईस्वी में विजयनगर से कृष्णा नदी के उत्तर पंगल के युद्ध में यह बुरी तरह से परास्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में इसका घर भी टूट गया था, घर भी टूट गया था, अर्थात यह अपनी पूरी शक्ति को खो चुका था और यह बूढ़ा भी हो चुका था। वृद्ध भी हो चुका था 1420 ईस्वी में, क्योंकि अगले ही 2 साल के बाद इसकी मृत्यु भी हो जाती है 1422 ईस्वी में। हालांकि इसकी मृत्यु कोई प्राकृतिक आपदा से नहीं होती, बल्कि इसके भाई अहमद शाह ने ही इसकी हत्या कर दी। तो 1420 ईस्वी में विजयनगर से कृष्णा नदी के उत्तर पंगल के युद्ध में यह बुरी तरह से पराजित होता है और उस समय शासक था देवराय प्रथम। अपने जीवन के 2 वर्ष इबादत में व्यतीत और प्रशासन का जिम्मा इस समय तुर्की गुलामों के हाथ में। तो अपने जीवन के 2 वर्ष 1420 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक, 1420 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक, तो 1420 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक अपने जीवन का 2 वर्ष इसने इबादत में व्यतीत किया, अर्थात ईश्वर अल्लाह की भक्ति में इसने व्यतीत किया। और उस समय तक जो यह बहमनी साम्राज्य के शासन का जिम्मा था उसके तुर्क गुलामों के हाथों में था, याद रखेंगे। और बाद में इन्हीं तुर्क गुलामों के षड्यंत्र के कारण इसकी 1422 ईस्वी में हत्या भी हो जाती है। तो यह 1420 ईस्वी में इसका अंतिम युद्ध था देवराय प्रथम के साथ और इसमें इसकी पराजय होती है उत्तर पंगल के युद्ध में, जो कृष्णा नदी के उत्तर में, याद रखेंगे। इमारत बनाने का शौकीन, इसी कारण राजधानी गुलबर्गा में भव्य इमारतों का निर्माण, तो यह इमारत बनाने का शौकीन था और इसी कारण इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा में कई भव्य इमारतों का निर्माण किया। गुलबर्गा में स्पेन की कुर्तुबा, जिसे कार्डोबा कहते हैं, मस्जिद की शैली के आधार पर एक भव्य मस्जिद का इसने निर्माण किया। तो फिरोज शाह बहमनी या ताजुद्दीन फिरोज ने गुलबर्गा में, जो कि उसकी राजधानी थी, स्पेन की कुर्तुबा अर्थात कार्डोबा मस्जिद की शैली के आधार पर एक भव्य मस्जिद का निर्माण किया। एक चीज याद रखेंगे, मिस्टेक हुआ कि
1423 ईस्वी में गुलबर्गा से राजधानी बनेगा कौन? तो बीदर, जो कि अभी हमने बताया था कि राजधानी परिवर्तन हो गया था, इसके पहले के शासक ने बीदर में परिवर्तित किया, लेकिन उसे आप लोग चेंज करेंगे और जो बीदर में परिवर्तित होगा इसके बाद का शासक परिवर्तित करेगा 1423 ईस्वी में, जिसका नाम था अहमद शाह। तो उसे मिस्टेक उसको आप लोग सुधार लेंगे और अभी तक जो राजधानी था वह गुलबर्गा ही चलेगा, क्योंकि इसके बाद जो शासक बनेगा इस ताजुद्दीन फिरोज के बाद वह परिवर्तित करेगा राजधानी को कहां? तो बीदर में। गुलबर्गा से वह बीदर में परिवर्तित करेगा। तो अपनी राजधानी गुलबर्गा में स्पेन की कुर्तुबा मस्जिद, जिसे कार्डोबा मस्जिद की शैली भी कहते हैं, तो उसी के तहत इसने एक भव्य मस्जिद का निर्माण किया। अपनी राजधानी के दक्षिण में भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नगर में विशाल प्राचीर युक्त राजप्रसाद का निर्माण अर्थात मंदिर का निर्माण किया। तो अपनी राजधानी के दक्षिण में अर्थात गुलबर्गा के दक्षिण में इस फिरोज शाह बहमनी या ताजुद्दीन फिरोज ने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नगर में एक विशाल प्राचीर युक्त राजप्रसाद का निर्माण किया। धर्मशास्त्र एवं कुरान का व्याख्याता एवं न्याय शास्त्र का ज्ञाता, तो यह जो फिरोज शाह बहमनी था धर्मशास्त्र एवं कुरान का व्याख्याता था एवं न्याय शास्त्र का भी जानकार था, याद रखेंगे। वनस्पति विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, रेखा गणित, तर्कशास्त्र आदि में विशेष रुचि। तो ताजुद्दीन फिरोज या फिरोज शाह प्रथम को वनस्पति विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, रेखा गणित और तर्कशास्त्र में इन सभी विषयों में उसकी गहरी रुचि थी। फरिश्ता के अनुसार फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी का अच्छा जानकार। तो इतिहासकार फरिश्ता ने क्या कहा कि यह जो ताजुद्दीन फिरोज था वह फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी का अच्छा जानकार था। जिस भाषा का व्यक्ति उसी की भाषा में बातचीत, तो ताजुद्दीन फिरोज में चूंकि इतने सारे भाषाओं का ज्ञाता था, तो जिस भाषा में जो व्यक्ति इसके साथ बातचीत करता था तो वह उसी के साथ बातचीत करने लगता था, क्योंकि यह तेलुगु, कन्नड़, अरबी, फारसी, मराठी, तुर्की इन सभी भाषाओं का अच्छा जानकार था। कई हिंदू पत्नियों के अतिरिक्त कई देशों की पत्नियां, तो फिरोज शाह बहमनी या फिरोज शाह प्रथम के पास कई हिंदू पत्नियां थी। साथ ही साथ कई हिंदू पत्नियों के अलावा कई विदेशी पत्नियां भी थी, दूसरे धर्म की पत्नियां भी बहुत सारी थी। इसका मुख्य उद्देश्य था दक्कन को भारत का सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण। तो यह दक्कन को भारत का सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण करना चाहता था, तो यही इस फिरोज शाह बहमनी का मुख्य उद्देश्य था। तो फिरोज शाह बहमनी या ताजुद्दीन फिरोज का मुख्य उद्देश्य क्या था कि दक्कन को भारत का सांस्कृतिक केंद्र बनाना। ईरानी और इराकी विद्वानों को आश्रय। फिरोज शाह प्रथम के अनुसार राजा को प्रत्येक देश के विद्वानों एवं श्रेष्ठ लोगों का सम्मान करना चाहिए। तो इसने ईरानी और इराकी विद्वानों को भी आश्रय दिया और इसने क्या कहा कि राजा को प्रत्येक देश के विद्वानों और श्रेष्ठ लोगों का सम्मान करना चाहिए, याद रखेंगे। अधिकतर समय अर्थात आधी रात तक साधुओं, कवियों, इतिहास वार्ताकारों और विद्वानों एवं बुद्धिमानों के साथ। तो इसका जो अधिकांश समय व्यतीत होता था, आधी आधी रात तक इसका समय किसके साथ व्यतीत होता था? तो साधुओं के साथ, कवियों के साथ, इतिहास के वार्ताकारों के साथ, श्रेष्ठ विद्वानों एवं बुद्धिमानों के साथ, अर्थात शिक्षित व्यक्तियों के साथ शिक्षा का आदान प्रदान करने के साथ ही इसका अधिकतर समय व्यतीत होता था। आधी आधी रात तक यह साधुओं के साथ, कवियों के साथ, इतिहास वार्ताकारों
और श्रेष्ठ विद्वानों एवं बुद्धिमानों के साथ इसका समय व्यतीत होता था। सभी धर्मों की शिक्षाओं का आदर, यह ताजुद्दीन फिरोज सभी धर्मों की शिक्षाओं का आदर करता था, याद रखेंगे। इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, शराब पीना एवं संगीत सुनना। यह बात किसने कहा? तो फरिश्ता ने। तो फरिश्ता ने कहा कि इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि यह शराब पीता था और संगीत सुनता था, और इसी शराब पीने के आदत के कारण 1422 ईस्वी में इसकी हत्या भी होती है। तो फरिश्ता के अनुसार इस ताजुद्दीन फिरोज की या फिरोज शाह बहमनी या फिरोज शाह प्रथम की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वह शराब पीना एवं संगीत सुनना था। सबसे अच्छा कार्य, प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं का सम्मान। तो इसने, चूंकि यह जो बहमनी साम्राज्य था पूरी तरह से एक मुस्लिम सल्तनत था, तो इसका सबसे बड़ा जो कार्य था कि हिंदुओं का यह सम्मान करता था, कि प्रशासन में सबसे बड़े स्तर पर इसका जो काम था कि हिंदुओं का यह काफी सम्मान करता था। तो सबसे अच्छा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं का सम्मान था। किसका? तो ताजुद्दीन फिरोज का। इसी के समय से दक्कनी की भूमिका, ब्राह्मण राज्य के प्रशासन में सबसे ज्यादा भूमिका भू राजस्व में। तो इसी के समय में जो दक्कन के लोगों की भूमिका थी वह ब्राह्मण के राज्य के प्रशासन में होने लगी, और सबसे ज्यादा भूमिका भू राजस्व में दिखने लगी, अर्थात लैंड टैक्स में। तो इसी के समय से दक्कनी का मतलब होता है दक्कन के लोग। तो दक्कनी की भूमिका ब्राह्मण राज्य के प्रशासन में दिखने लगी, और सबसे ज्यादा भूमिका किसमें? तो भू राजस्व में दिखाई दिया। विदेशी निवेश एवं खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन। तो इस फिरोज शाह बहमनी ने विदेशी निवेश एवं खगोल शास्त्र का काफी प्रोत्साहन दिया। तो विदेशी निवेश एवं खगोल शास्त्र को इस फिरोज शाह बहमनी ने क्या किया? तो काफी प्रोत्साहित किया, याद रखेंगे। दौलताबाग में एक वेधशाला का निर्माण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह पूछा गया फैक्ट है। फिरोज शाह बहमनी ने दौलताबाग में एक वेधशाला का निर्माण किया, याद रखेंगे। वेधशाला जो खगोल विज्ञान से संबंधित होता है, तो दौलताबाग में एक वेधशाला का इसने निर्माण किया। फारस की खाड़ी और लाल सागर से होने वाली चोल और दभोल बंदरगाह से व्यापार का खूब इसने क्या किया? विकास किया। तो फारस की खाड़ी और लाल सागर से खूब व्यापार होता था, खूब सारी चीजें क्या होती थी? तो कीमती सामान आती थी। किस बंदरगाह से? तो चोल और दभोल बंदरगाह से। तो इसने चोल और दभोल बंदरगाह से जो व्यापार होता था फारस की खाड़ी और लाल सागर से, तो इसमें उसने खूब विकास किया, बढ़ोतरी किया। तो फारस की खाड़ी और लाल सागर से होने वाली चोल और दभोल बंदरगाह से व्यापार का खूब विकास किया। किसने? तो फिरोज शाह बहमनी ने। खरेला के गौड़ राजा नरसिंह राय को पराजित कर बरार की ओर से अपने राज्य का विस्तार, बदले में नरसिंह राय के द्वारा 40 हाथी, 5 मन सोना और 50 मन चांदी की प्राप्ति तथा अपनी एक पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से। तो खरेला के गोंड राजा नरसिंह राय को इसने पराजित किया। किसने? तो फिरोज शाह बहमनी ने। और उसके बाद नरसिंह राय उस पराजित करके बरार की ओर से अपने राज्य का काफी विस्तार किया। और इसके बाद नरसिंह राय से एक संधि हुई। इस संधि के तहत नरसिंह राय ने फिरोज शाह बहमनी को 40 हाथी, 5 मन सोना और 50 मन चांदी दिया। साथ ही साथ संधि के तहत इस नरसिंह राय ने अपनी एक पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से कर दिया। याद रखेंगे कि खरेला के गौड़ राजा नरसिंह राय को पराजित कर बरार की ओर से अपने राज्य का इसने काफी विस्तार किया। बदले में नरसिंह राय के द्वारा 40 हाथी,
5 मन सोना और 50 मन चांदी की प्राप्ति हुई। और अपनी एक पुत्री का विवाह किससे किया नरसिंह राय ने? तो फिरोज शाह बहमनी से। नरसिंह राय की पुत्री से विवाह होने के बाद नरसिंह राय को खरेला की प्राप्ति एवं कढ़ाई वाली टोपी सहित राज्य का पोशाक देकर राज्य का अमीर पद फिरोज शाह बहमनी के द्वारा। तो नरसिंह राय की पुत्री से जब फिरोज शाह बहमनी की शादी हो जाती है तो नरसिंह राय को फिरोज शाह बहमनी उसका जीता हुआ क्षेत्र अर्थात खरेला राज्य वापस कर देता है और बदले में कढ़ाई वाली टोपी सहित उसे राज्य का पोशाक देता है और साथ ही साथ उस खरेला का उसे अमीर भी बना देता है। याद रखेंगे किसे? तो नरसिंह राय को। तो फिरोज शाह बहमनी नरसिंह राय की पुत्री से विवाह होने के बाद फिरोज शाह बहमनी ने खरेला राज्य को वापस दे देता है किसे? नरसिंह राय को और कढ़ाई वाली टोपी सहित राज्य का पोशाक देता है। याद रखेंगे कढ़ाई वाली टोपी सहित राज्य का पोशाक देता है नरसिंह राय को और नरसिंह राय को खरेला का आमिर बना देता है। याद रखेंगे कृष्णा गोदावरी के संघर्ष में 1417 ईस्वी में देवराय प्रथम के द्वारा पराजय एवं बहुत गहरा धक्का। तो 1420 ईस्वी में जब इसकी देवराय प्रथम से अंतिम युद्ध होता है तो उसके पहले भी एक युद्ध होता है 1417 ईस्वी में और इसमें भी देवराय प्रथम के द्वारा यह पराजित होता है और इस पराजय के बाद उसे बहुत ही गहरा धक्का लगता है और उसी के विरोध में वह 1420 ईस्वी में एक बार फिर से देवराय प्रथम पर हमला करता है, लेकिन इस युद्ध में भी वह पूरी तरह से पराजित हो जाता है। तो कृष्णा गोदावरी के संघर्ष में 1417 ईस्वी में देवराय प्रथम के द्वारा पराजय एवं बहुत ही उसे गहरा धक्का लगा। याद रखेंगे 1417 ईस्वी में वह वृद्ध हो गया था, बूढ़ा हो गया था। तो वृद्धावस्था में फिरोज शाह बहमनी के 2 गुलामों के द्वारा फिरोज शाह बहमनी के हर एक युद्धों में साथ देने वाले उसके भाई अहमद की हत्या की योजना, जिससे गृह युद्ध आरंभ। इसमें अहमद को दक्कन के सूफी संत गेसु दुराज के समर्थन की प्राप्ति। तो याद रखेंगे गेसु दराज। तो 1417 ईस्वी में वृद्ध हो गया था यह फिरोज शाह बहमनी। तो इसी का लाभ उठाकर इसके 2 गुलामों ने फिरोज शाह बहमनी के हर एक युद्धों में साथ देने वाले उसके भाई अहमद के हत्या की साजिश बनाई जाती है। फिरोज शाह बहमनी का एक भाई था अहमद शाह, जो उसको फिरोज शाह बहमनी के हर एक युद्धों में इसका साथ दिया। तो अहमद शाह की हत्या का प्रयास किया जाता है, साजिश किया जाता है कब? 1417 ईस्वी में इसके गुलामों के द्वारा, जिससे गृह युद्ध आरंभ हो जाता है। अहमद शाह को लगता है कि इसके भाई ने अपने ही भाई ने तुर्की गुलामों के द्वारा मुझे हत्या का षड्यंत्र रचा है। तो इसी कारण गृह युद्ध आरंभ हो जाता है और इसमें अहमद को सहायता किसके द्वारा मिली? तो दक्कन के सूफी संत गेसु दराज की द्वारा, गेसु दराज के समर्थन की प्राप्ति हुई। यह गेसु दराज दिल्ली सल्तनत से आया हुआ था। कहां पे? तो बहमनी राज्य में। याद रखेंगे यह दिल्ली से आया था बहमनी में। तो वृद्धावस्था अर्थात 1417 ईस्वी में फिरोज शाह बहमनी के 2 गुलामों के द्वारा फिरोज शाह बहमनी के हर एक युद्धों में साथ देने वाले उसके भाई अहमद की हत्या की योजना बनाई गई, जिससे गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसमें अहमद को दक्कन के सूफी संत गेसु दराज के समर्थन की प्राप्ति हुई। याद रखेंगे गेसु दराज दिल्ली सल्तनत का संत था, जिसका आदर हिंदू और मुसलमान दोनों के द्वारा होता था। इसका मतभेद फिरोज शाह बहमनी से पुराने विचारों और विज्ञान को लेकर हो गया।
तो चूंकि यह गेसुदराज जो था वह पुराने विचारधारा का समर्थक था, जबकि यह ताजुद्दीन फिरोज एक विद्वान और नवीन विचारधारा और विज्ञान का समर्थक था। तो इसी विचार को लेकर गेसुदराज और फिरोज शाह बहमानी में मतभेद हो गया और इसी मतभेद के द्वारा 1422 ईस्वी में, चूंकि इसका भाई अहमद शाह बहमानी इसी अहमद शाह बहमानी पर किसकी प्रभाव पड़ी थी, तो इसी सूफी संत का, और इस सूफी संत ने इस तुर्की गुलामों के विरुद्ध इसका समर्थन दिया था। किसका? तो अहमद शाह का समर्थन दिया था। तो इसी कारण 1422 ईस्वी में अहमद शाह बहमानी ने इसकी अपने भाई फिरोज शाह बहमानी की हत्या भी कर दी। तो गेसुदराज दिल्ली सल्तनत का संत था जिसका आदर हिंदू और मुसलमान दोनों करते थे, और इसका मतभेद फिरोज शाह बहमानी से हो गया। क्यों? क्योंकि यह पुराना विचारधारा का था, जबकि फिरोज शाह बहमानी नवीन विचारधारा और विज्ञान का समर्थक था। तो इसी मतभेद के कारण अहमद शाह से भी मतभेद हो गया। किसका? तो फिरोज शाह बहमानी के साथ। और इसी मतभेद के कारण 1422 ईस्वी में इसके भाई अहमद शाह बहमानी ने, अहमद शाह प्रथम ने इस फिरोज शाह बहमानी या ताजुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी, और इसके बाद अगला शासक बनेगा अहमद शाह बहमानी। और यह अहमद शाह बहमानी 1423 ईस्वी में बीदर को राजधानी बनाएगा। बीदर को क्या करेगा? राजधानी बनाएगा, और उसका नाम रखेगा अहमदाबाद। तो यह कौन बनाता है? तो अहमद शाह। तो यह चीज हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और एक चीज याद रखेंगे कि सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो, चूंकि अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का अंतिम हिस्सा शुरुआत करेंगे, सूफी आंदोलन, जो कि इस मध्यकालीन भारत का एक काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो इस कारण इसे सब्सक्राइब करेंगे ताकि सूफी संत और भक्ति आंदोलन का जो पाठ्य है वह काफी विस्तृत है, विशाल है। इसके बाद यह मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाएगा। और हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के जो शासन प्रशासन को है, एक बार फिर से हम लोग उसे देखेंगे एक अगले और सेपरेट वीडियो में। और साथ ही साथ हम लोग शुरुआत करेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक करंट अफेयर्स को, और साथ ही साथ दूसरा जो टॉपिक है वह साइंस होगा। और इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आधुनिक भारत के इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास को भी कवर करेंगे। क्योंकि यह मध्यकालीन भारत का आधा टॉपिक प्राचीन बिहार, इसमें प्राचीन भारत के इतिहास को भी शामिल किया गया है जो पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत में था। तो प्राचीन भारत का इतिहास छोटा हो गया। तो इस प्रकार इसे कंटिन्यू करके पढ़ते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे जरूर। तो एक स्क्रीनशॉट लें और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, इस बहमनी साम्राज्य को कंटिन्यू करेंगे। तब तक